हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने, बहुत गंभीर मामला है। वो अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रख दें तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला यह है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखी है, जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री, कौन कौन मंत्री रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे। उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो ऑफिसर है, उसने लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का मुखौटा कुछ होता है, कार्य कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना है कि नेहरू जी आजादी के पहले भाषण दे रहे हैं कि कत्ल खानों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे घिन आती है, 1 मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, चील कौए मंडराते हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है तो वही नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? कारण क्या है? इस पे खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधानमंत्री बनते इस्तीफा देने लगे। अब उस जमाने में होता क्या था, नेहरू जी की धमकी के इस्तीफा दे दूंगा तो पूरी पार्लियामेंट हिल गई महावीर त्यागी को छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पे कभी चुन के नहीं आते थे। तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या होगा? नेहरू जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाएगी, पता नहीं दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आज भी होती है ना तकलीफ। अभी थोड़े दिन पहले एनडीए सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इस्तीफा दे दूंगा। देखा आपने कैसे तमाशा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में। ऐसे ऐसे खासदार, बंदूक तमंचा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि सोनिया गांधी हमारी वो प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो वहां चले गए, वो वहां चले गए। किसी ने आत्महत्या किया क्या? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्महत्या किया क्या? राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक ही बात समझाने के लिए, मुखौटे कुछ होते हैं, चेहरे कुछ होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कह दी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। एक दिन बोलना, अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखबार वालों ने, अखबार वाले सुना देंगे देखो तुमने बोला है, हाँ बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के, ये पॉलिटिशियन से आप पूछिए। ये जो बीमारी है ना भारत में, नेहरू जी के समय से है, आज की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। और चूंकि ये बीमारी उस जमाने से है, इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस देश में। जब जब संसद में कोशिश हुई, कुछ ना कुछ अड़ंगा इसी तरह का। एक और उदाहरण देता हूं। 1966 में, आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की यह घटना है। भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में, गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य थे। उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। स्वामी करपात्री जी महाराज, जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, गोरक्षा होनी ही चाहिए। लाखों साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसद को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, स्वामी करपात्री जी महाराज के थोड़े दिन पहले के आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीर्वाद मैंने दिया है, अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को। स्वामी जी को मालूम नहीं था चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। अच्छा, विनोबा जी ने भी आशीर्वाद दिया था, आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी। उनके सामने जो टक्कर में थे ना, वो बहुत पावरफुल लीडर थे, निजलिंगप्पा।
बहुत पावरफुल आदमी थे। पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। निजलिंगप्पा को अड़ंगी लगाकर श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया था, तो करपात्री जी ने भी दे दिया, विनोबा जी ने भी दे दिया। अब प्रधानमंत्री बनते ही याद दिलाया विनोबा जी ने, वो काम करो ना मेरा, गो हत्या बंद करने के लिए कानून लाओ। तो कहा बाबा अभी थोड़े दिन संभालने तो दो। तो बाबा ने कहा कितना दिन लगेगा संभालने में। तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया। सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई और एक नहीं सैकड़ों साधु उसमें मर गए। लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चली। उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवा कर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला, श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपाष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है। और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाष्टमी थी। ये सब हुआ लेकिन गो हत्या नहीं रुकी। विनोबा भावे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती गांधी को, वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए। इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाना पीना छोड़ दिया, जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्महत्या कर ली। इतने डिप्रेशन में गए विनोबा जी। और विनोबा जी बार बार एक प्रश्न पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी मांग है कि गाय का कत्ल बंद करा दो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, संसद के सब सदस्य मानते हैं, मेजॉरिटी संसद इसके साथ में है। और उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल बंद हो जाए तो ये देवनार कत्ल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है, जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं, उस समय 11,000 कटते थे। छोटा सा प्रश्न था, नहीं हुआ और वो वहीं छूट गया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पे बाद में बहस होगी। मैं आपको ये सुनाकर क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है, कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर। मैं गया था कि आज देखें सांसद कौन किस समर्थन में है, कौन किस पक्ष में है। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनातवाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा, गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा।
गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कत्ल करता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मामला कहां बिल्कुल होते होते फिर फिसल गया। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब तय हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति जीजी स्वेल खड़े हो गए कि मैं गाय का मांस खाता हूं, मेरा क्या होगा? तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा आप गाय का मांस खाते हैं, खाते रहिए अपने घर में काट के, ये कत्ल खाने तो बंद होने दीजिए। आपको गाय का मांस खाना है, आप अपने घर में कत्ल करिए, काटिए उसे, खाइए। आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिए, खाइए। आपकी बीवी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए, खाते हुए, पड़ोसी भी देखें आपको काटते हुए, काटते हुए, और अगली बार आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बनना चाहता है। जवाब नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि इस तर्क में क्या बुराई है? आपको गाय का मांस खाना है, ठीक है, खाइए ना, घर में काटिए, खाइए। ये कत्ल खाने क्यों चाहिए आपको? ये तो आपके मांस की सप्लाई नहीं करते, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं सबका सब। आप खाना है तो घर में काट के खाइए। उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में 4 बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण, कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं, मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी स्वेल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण। हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है, या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती, या भारत की संसद में ऐसे कुछ लोग हैं, मित्रों के शब्दों में अगर कहें, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं। तो हम ढूंढना शुरू करें, हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं। ढूंढें हम, कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें, ताकि ये गंभीर प्रश्न आज नहीं तो कल हल हो सके। क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्न को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस प्रश्न को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता। इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंभीर प्रश्न हल किए। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रश्न था, बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ। एक लाइन खींची गई कि वो पाकिस्तान है, ये भारत है। चीन के साथ हमारा गंभीर प्रश्न हुआ सीमा विवाद पर, बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते थे तो हमने फैसला किया। ये भी प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की मान्यताओं से, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और हमारे संपूर्ण भारत के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी, गांधी जी के शब्दों में अगर कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, गांधी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूं, क्यों हूं? क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मानता हूं। जरा इसको खोले, इसमें है क्या? दुनिया में भारतीयता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जो पुनर्जन्म में मानती हो। अभी आज की दुनिया में 4 बड़ी सभ्यताएं तो मौजूद हैं कम से कम, और इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई हैं। फिलहाल में 4 मौजूद हैं। एक है इस्लामिक सभ्यता, एक है ईसाईयत वाली सभ्यता, एक है जुडाइज्म वाली सभ्यता, यहूदीइज्म वाले, और एक है हमारी भारतीय सभ्यता। 4 तो पक्की है ही। फिर भारतीयता में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है, और बहुत सारे हैं। ऐसे ही ईसाईयत में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही जुडाइज्म में है। भारत की सभ्यता को छोड़कर इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी तीनों सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं माना जाता।
वो मानते हैं कि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए उस सभ्यता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जन्म में करना है, क्योंकि आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन भाग के चले गए अमेरिका, यूरोप। और वो कई बार मुझे कुतर्क करते रहते हैं। वो कहते हैं, यार देखो हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है। अब वो हमारा अमेरिका बोलते हैं। हाँ, लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। जन्म भारत में लिया, हवा यहाँ की खाई, पानी यहाँ का पिया, मिट्टी में यहाँ खेले, भोजन यहाँ का किया, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजीनियरिंग किया, भाग गए अमेरिका। काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी एहसान करते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो गालियां दे के चले जाते हैं। भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, भैंस घूमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं। ये कोई देश है रहने लायक? चलो हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। हाँ, और उनके माता पिता बेचारे पूरे साल इंतजार करते हैं, हमारा बेटा आएगा आएगा। बेटा वहां से हाय हेलो कर देता है बस। और माताजी मरने को तैयार है, फिर भी कहता है क्या करूं, प्लेन की टिकट नहीं मिल रही है, अभी अंतिम संस्कार कर देना किसी भी तरह से। तो वहां प्लेन की टिकट माताजी से बड़ी हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमेरिका चले गए, वो कभी कभी मुझे कुतर्क करते हैं, इस प्रश्न पे भी कुतर्क करते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि देखो भैया, ये अमेरिका की जो सभ्यता है वो ईसाइयत से संचालित है, यूरोप की सभ्यता वो भी इसी से संचालित है, थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइज्म है, और इस्लाम की तो अपनी सभ्यता है ही, इनमें से किसी में भी पुनर्जन्म नहीं है। तो वो मुझे तर्क पता है क्या देते हैं? वो कहते हैं देखो अमेरिका में हर चीज फास्ट हो जाती है, तुम्हारे देश में कोई भी चीज नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती। हमारे अमेरिका में तो एक फोन पे सब होता है, और हमारे यहाँ हर चीज फास्ट है। गाड़ी चलती है तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम्हारे यहाँ कल्पना होती है क्या? तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है, तेज है, वगैरह वगैरह। तब मैं उनको धीमे से कहता हूं, तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है? क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं होता। आप इसको गंभीरता से सोचिए जरा। जिस जीवन में पुनर्जन्म नहीं है वहां क्या होगा? जो करना है इसी जन्म में करना है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा जन्म तो है नहीं, तो जो करेंगे जल्दी करेंगे। तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसी में वो रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी जो बनती है किसी भी देश में वो मान्यता के हिसाब से बनती है। एक पहिया है, मान लीजिए, मूल तो वो है, बाकी उस पहिए को आप हवाई जहाज में लगा लीजिए, चाहे मोटर कार में लगा लीजिए, चाहे स्कूटर में लगा लीजिए, या बैलगाड़ी में लगा लीजिए, है तो पहिया। अब वहां क्या है? जीवन एक ही बार है, बार बार मिलता नहीं है। जो करना है एक ही बार में करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जर्मन है, वो थोड़े दिन पहले आया था भारत। दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा, यार भारत देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो मैंने कहा तुमको क्या परेशानी है, बना लिया तो तुमको क्या परेशानी? अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जर्मनी ने भी तो बना लिया है, फ्रांस ने भी तो बना रखा है, ब्रिटेन ने भी तो बना रखा है। उसने कहा प्रॉब्लम यही है कि इनमें से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूं। तो मैंने कहा सो व्हाट, मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना। उसने कहा मैं नहीं मानता ना पुनर्जन्म होता है, तुम मानते हो इसलिए तुम तो दोबारा पैदा हो जाओगे, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरी चिंता है ये एटम बम। ये जो जल्दबाजी के लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि शांति से उन्हें इसी जन्म में सब कुछ भोगना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है। चाहे एड्स हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भोग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगला जन्म नहीं है। ये तो है यूरोप और अमेरिका। अब भारत में देखो, एक बार मैं एक गांव में गया, ये सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। बस्तर नाम का एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां मैं एक गांव में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दीक्षित है, मैं आपके गांव के किसानों से बात करना चाहता हूं। कहने लगे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा भारत देश में बहुत सारी तकलीफें हैं, इन विषयों पे बात करना चाहता हूं। तो उनका उससे क्या होगा? तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ में आया तो तकलीफें दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा। तो उसने कहा तकलीफें दूर होने से क्या होगा?
तो मैंने कहा आपको थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा वो तो अभी भी है मेरे पास, सुख और शांति दोनों है, आप क्यों परेशान हैं? मैं तो अभी भी सुख और शांति से ही हूं, परेशान तो आप हैं जो 1000